अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। गुल प्लाजा सानहे को 120 घंटे यानी 5 दिन हो गए हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसरो ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त गुल प्लाजा में जो सर्च ऑपरेशन जारी है इसको बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। अब तक 62 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। ये जो हमारे ऑनगोइंग सर्च ऑपरेशन है इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये जो 62 के हम जो तादाद बता रहे हैं ये 77 के अंदर ही है सारे ये मिसिंग। जब तक DNA हो जाए एक बार और नाम कंफर्म हो जाए तो ये नाम वैसे ही हम लिस्ट से निकालना शुरू कर देंगे। सिर्फ हम वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। पहले जो वेरीफाई हुए वो बंदे हमने लिस्ट से अभी कम कर दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ ईशान शाह से बात करते हुए कहा है कि हमने अब तक 7 लाशों की शनाख्त की है, 43 लाशों की बाकियात हमारे पास हैं, साथ ही हमारे पास कुछ बाकियात हैं जिन्हें प्रोसेस करना है। हमने इस वक्त तक 7 डेड बॉडीज़ ऐसी रिसीव की हैं जो कंप्लीट थी। उनमें से 6 जो थी वो तो बिल्कुल पहली वाली थी एंड देन द 7th वाली वाज आइडेंटिफाइड, पार्टली आइडेंटिफाइबल, और उनको हमने CNIC से फिर आइडेंटिफाई किया तो ये 7 हो गई। अभी हम पोस्टमार्टम नंबर 50 पे हैं। जो 43 हैं वो रिमेन्स हैं। दोज आर रिमेन्स ऑफ वेयरिंग डिग्रीज, वेयरिंग नेचर, कुछ बोनी है, कुछ वैसे बॉडीली पार्ट्स हैं। तो दैट इज़ आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट कंक्लूसिवली टिल द टाइम दैट वी आर डन विद ऑल ऑफ दैम। अभी भी हमारे पास कुछ रिमेन्स बाकी हैं जिनको अभी हमें प्रोसेस करना है। गुल प्लाजा सानहे की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। तहकीकाती हुकाम ने सानहे से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है मगर वो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। आग दुकान में मौजूद बच्चों के खेलने के दौरान लगी। मुमकिन तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैल गई। खबर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे मगर इमारत के दरवाजे बंद होने की वजह से अफरा तफरी फैल गई। इमारत में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई थी। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। खबर के मुताबिक आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया है। यानी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात के ले लिए गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान के मुताबिक CCTV की मदद से हुकाम ने आग लगने की टाइमलाइन तैयार कर ली है। CCTV के मुताबिक प्लाजा की पिछली तरफ 10:07 पर आग लगी। 10:12 पर एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई। प्लाजा के एमेजिरा रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। आग को इमारत के अगले हिस्से में पहुंचने पर 11 मिनट लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तहकीकात भी हो रही हैं और साथ ही कार्रवाइयों का आगाज़ भी हो गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान की खबर के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने म्यूनसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अफजल जैदी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अफजल जैदी को सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। 19 ग्रेड की ऑफिसर सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। खबर के मुताबिक 30 नवंबर को 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जाबाहक होने के वाक़े पर साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी तनकीद की जद में थे और गुल प्लाजा में होने वाली आतिशबाजी में भी अफजल जैदी की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। साथ ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आज गुल प्लाजा का दौरा किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान की खबर के मुताबिक तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया है। कमेटी ने सिफारिश की है कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गिरा दिया जाए। गुल प्लाजा साने के बाद सिंध हुकूमत तनकीद की जद में है और अब वफाकी हुकूमत के 2 इत्तेहादी MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। आज वफाकी वजीर सेहत और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। कराची वाले कितने हादसात और बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने और लोग जल कर और कितने बच्चे गटर में गिर कर मर जाए। मैं रियासत को आज 2 बातें कहना चाहता हूँ, मुल्क चलाने वाले को। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा बनाया जाए इसी आइन में रहते हुए। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे। ये खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों की नस्ल खुशी हो रही है। आप 18 सालों से हैं, आप हमें फांसी पे क्यों नहीं लटकाते? इस रियासत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? इनके रहमो करम पे छोड़ दिया हमें। ये जो चाहे हमारे साथ करें, शहर के साथ करें, कोई पूछने वाला नहीं। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सैयद शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज एक शख्स कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें, कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे और अगर कल को 18वीं तरमीम ख़त्म करने के बाद वाक़या हो गया तो क्या करेंगे?
जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोजाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई थी। इस वाकये के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है ना? 18वीं तरमीम पे जिसको खत्म करनी है, जिसको भी खात्मा करना है, उसके लिए असेंबली खत्म करेगी ना। मैं तो नहीं खत्म कर सकता, आप तो नहीं खत्म कर सकते। असेंबलियों में जाएं, अपनी अक्सरियतें लेके आए, लेकिन टीवी पे ढंडोरा पीटने के लिए 18वीं, अगर कोई हादसा हो जाए तो 18वीं तरमीम ले आओ। कल को चला 18वीं तरमीम 1 मिनट के लिए इन्होंने खत्म भी कर दी, कामयाबी हो गए, उसके बाद वाक़ क्या होगा? फिर क्या करेंगे ये? फिर बोला कोई नई तरमीम ले। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सेहत और MQM के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उनके बाद हम बात करेंगे सैयद नासिर हुसैन शाह से जो कि वज़ीर बल्दियात सिंध हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर जो आपका मुतालबा है इसको वफाकी शहर बना दिया जाए, उस पर आने से पहले ऐसा लगता है कि कुछ भी होता है पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान सानहों पर तानों का मुकाबला शुरू हो जाता है। वो आप उन्हें गुल प्लाजा का हवाला दे रहे हैं, वो आपको बल्दिया फैक्ट्री का हवाला दे रहे हैं। आप दोनों ही मुलविस हैं जो कि शहर की बर्बादी हुई है। मैं तो इक़्तिदार में नहीं हूँ अभी इस वक्त। मेरा चीफ़ मिनिस्टर नहीं है सूबे में, मेरा मेयर नहीं है। 18 सालों से आपकी हुक्मरानी है, तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस तरह के सानियात का इंतज़ार करते हैं। आपने मुझे फांसी क्यों नहीं दे दी? आप जिन बातों का आज जिक्र करते हैं उस पर मुझे फांसी क्यों नहीं दे दी? मुझे जो है वो मुझे बंद क्यों नहीं कर दिया? मुझे जो है वो आपने मुझसे ख़ता ताल्लुक़ क्यों नहीं कर लिया? नहीं, ये ठीक बात नहीं है। और फिर मैंने कही है ये बात आज, अगर जब आप हमें ये हम कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हमने क्या की बात कि हम यही कह रहे हैं ना कि 18 सालों से आपकी हुक्मरानी है, खुदारा अपनी गवर्नेंस ठीक करें, यही बात कर रहे हैं। और आप ये अगर और आप खड़े होकर असेंबली में ये बात कह रहे हैं कि जी फ़लाँ कायद के किसी गार्ड ने गैर इसमें मंजिलें डलवाई थी या तामीरात जो है वो गलत करवाई थी और फ़लाँ टाइम पे ये होता था। आप इंतज़ार 18 सालों से आपने उसको तोड़वा क्यों नहीं दिया? आपके पास बिल्डिंग कंट्रोल है, आपके पास पावर है, किसने मना किया आपको आने के लिए? दूसरी बात ये कि भाई फिर तो हम तो कह रहे हैं कि भाई जुल्फ़िकार भी हमने ही बनाई थी, PIA का तैयारा भी जो है वो हमने अगवा किया था, ये जो मुर्तज़ा भुट्टो साहब हैं इनको भी हमने मरवाया था। और 27 दिसंबर को जो आप एक दूसरे को चार्जशीट करना नहीं कर रहे, हम मेरा बिल्कुल मकसद है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल चार्जशीट नहीं कर रहा। हुकूमत वक्त को जब आप बताएं कि आपकी नाहली हो रही है, गटर में बच्चे गिर रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं, लोग मर रहे हैं, डंपर कोई आपको कोई तसल्ली नज़र नहीं आती ना कि हाँ चलो भाई हादसात होना मसला नहीं है। हादसात के ऊपर आप कर क्या रहे हैं? अगले हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। उस पर अगर हम बात करें तो आप मुझे बल्दिया टाउन का ताना देते हैं, आप मुझे उससे डराते हैं। आप मुझे भाई जब ये बोरी बंद लाशों का जिक्र करते हैं तो उस बोरी बंद लाशें देने वाले कायद के पास तो जाकर आप जो है वो उसकी तलाक के मसले हल करा रहे थे। उसी के जो है वो 90 पे आकर आप टोपी पहन रहे थे और पहना रहे थे, शोदा के कब्रिस्तान पर जा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप उसे आप अपने बड़ों से तो पूछें, सदर बनने के लिए प्रपोजल और सेकेंडर जिसका आप ताना दे रहे हैं उसी के तो प्रपोजल और सेकेंडर थे। आप उनके घर के तलाक के मसले आपका वफाकी वजीर दाखिला, आपका वफाकी वजीर कानून बैठकर हल करा रहा था। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये बोरी बंद लाशें देने वाले लोग हैं? अगर ये जो बाजी की बात है, अगर इसके अलावा हम आज में भी आ जाएं, और आज का मकसद है कि पिछले 8-9 साल जब से अल्ताफ़ हुसैन साहब साइडलाइन हुए, अगर उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के और आप लोग मजबूत होने के बावजूद उनकी वजह से मजबूर होते थे, तो अब ऐसा लगता है कि सीटें होने के बावजूद आप बिल्कुल मजबूत हैं नहीं, आप मजबूर हैं। अगर शहर की जिम्मेदारी आप पर भी है, आप 2018 में PTI को ज्वाइन करते हैं तो बाकायदा तौर पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, होता कुछ नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक वजारत रखते हैं, फ़रूख नसीम साहब रखते हैं, फिर PDM की हुकूमत आती है, फिर आप लोग एक बाकायदा तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक वजारत रखते हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके पास एक वजारत मौजूद है, PDM के पास एक वजारत मौजूद थी, IT की आप लोगों के पास एक फैसल सब्ज़वारी साहब के पास मौजूद थी, पोर्ट्स एंड शिपिंग की, तो आप लोग भी करते तो कुछ नहीं है। वफाक में रहकर मुझे बताइए कि हेल्थ मिनिस्ट्री में या IT मिनिस्ट्री में मैं आके यहाँ पर जो है वो नालों की सफाई और गटर के ढक्कन रख सकता हूँ? मैं यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए मेरी चॉइस, आपके पास परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं है, आपके पास चॉइसेस एक्सरसाइज करने का तो मार्जिन है ना कि आप प्रेशराइज करें। मेरे पास जो है, और आपका क्या ख्याल है कि हम जो है वो प्रेशराइज नहीं करते होंगे? अब आपको आपने अपनी बात की, मैं कह रहा हूँ कि मजबूरी के कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि देखिए कि आप लोग जनरल फैज के जमाने में भी मैनेज होते थे PTI के दौर में। इमरान खान कहते हैं कि मैं कॉलें कराता था, खुद वसीम अख्तर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कॉलें होती थी। मैं आपको आज के गिवन सिनेरियो में जितनी स्पेस है ना मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये वाहिद MQM है
जो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर जो है वो इस हुकूमत में शामिल हुई है, कोई आपने सारी आप उठा लें एमक्यूएम की तारीख, 45 नुकात, 55 नुकात, 52 नुकात के ऊपर एमक्यूएम हुकूमतों में जाती थी। एक नुक्ता है पाकिस्तान के आइन में लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के हवाले से आर्टिकल 140A की जो है वो आइनी तरमीम, ये हम हुकूमत में जाने से पहले PMLN ने हमारे साथ साइन किया, फिर 26वीं में नहीं हुआ मसला, हमने कोई वजारत, कोई सदारत, कोई ठेके नहीं मांगे, हमने कहा इसी पे स्टिक करेंगे। 27वें में वज़ीर आज़म ने हमें बुलाकर कैबिनेट ने अप्रूव कर दी सारी बात, स्टैंडिंग कमेटी में चली गई, पीपल्स पार्टी अड़ गई कि भाई अगर आप इनको सिर्फ उस पर असेंबली में भी लेकर आएंगे हम आपकी दूसरी आइनी तरामीम पे भी वोट नहीं देंगे। डेफिनेटली एमक्यूएम अभी उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो तमाम निज़ाम से टकरा जाए। आप कारकर्दगी ये क्या कर रहे हैं, हम क्या वजारत नहीं मांग सकते थे, हम ठेके नहीं मांग सकते थे? हमने बिल्कुल जिस फंडामेंटल वजह से तमाम ये मसाइल हो रहे हैं, हम उसके पूरे पाकिस्तान का हल मांग रहे हैं। और ये हम वाहिद, हमारी वजह से पंजाब की पूरी असेंबली ने यूनिवोकल होकर हमारी इस करारदाद के ऊपर अपने मुतफ़क़ा करारदाद पास की और कहा कि असेंबली में जाकर आइन का इसको हिस्सा बनाएं। तो ये आज एमक्यूएम की कॉन्स्टेंट जो है वो इसके ऊपर स्ट्रगल की वजह से मैं यही कर सकता हूँ। कराची तो सफर कर रहा है, कर रहा है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजारतों को नोक पर रखते हैं, मगर आप फिर भी वजारतें रखते हैं। आपका ख्याल है कि मुझे वजारत रखने का शौक हो सकता है या है? मैं इसको अगर मेरी ये वजारत लेकर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास इस निज़ाम में कितनी चॉइसेस हैं। देखिए ये सारी कोई वजारत नहीं मांगी हमने, कोई वजारत की एप्लीकेशन नहीं लगाई। अगर मेरी 10 वजारत लेकर इस शहर को बचाया जा सकता है, उठने से पहले रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ पे उठने से पहले आप बचा लेना शहर को, बताएं कि हादसात नहीं होंगे। हम बताएं, ये हम जिस जगह पे हैं वहाँ पर बंद कमरों में और खुले आम किसी वज़ीर को आपने देखा है कि अपनी वजारत रखते हुए इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस तरह बात करे? अगर हमें वजारत अजीज़ होती तो मैं आज ये कह रहा होता जो मैं कर रहा हूँ। ये किसी वज़ीर को देखा है आपने करते हुए? आपका जो फेडरल शहर बनाने का मुतालबा है उस पर आने से पहले मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ज़रा आपका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस शहर के लिए डिलीवर करने का, ब्रिज बनाने का, सड़कें बनाने का, जल्दी बनाने का। अब तो ये हो गया है कि शहर में अगर कोई काम शुरू होता है वो ख़त्म नहीं होता। शहर के पानी के लिए काम K4 वो बन के नहीं दे रहा। तो यूनिवर्सिटी रोड खुद ही है तो हुकूमत खुद मान लेती है। आप मेयर कराची से पूछे, वो खुद कहते हैं कि भाई मैं उसका दिफाई नहीं कर रहा। ये मसला क्या है कि पंजाब में अभी बल्दियात से ज़्यादा अगर आगे बढ़ के चीफ मिनिस्टर एक काम अनाउंस करती हैं वो काम हो जाता है। यहाँ पे सेफ सिटी नहीं लग रहा, वहाँ पे पता नहीं कितने शहरों में सेफ सिटी लग गया है। वहाँ CM अनाउंस कर रही है कि जी पिंडी में पानी कम आ रहा है तो हम मुफ्त पानी फराहम करेंगे ताकि जो टैंकर माफिया है उसको ना फ़रोग मिले। वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। पैसे का मसला है कि पैसे नहीं मिल रहे, कोई और मसला है। पंजाब का हर वज़ीर आला लाहौर को ओन करता है, सिंध का हर वज़ीर आला कराची को डिसोन करता है। वन लाइनर है ये, इसके अलावा कोई और बात नहीं। और दूसरी, पैसे इतने हैं कि 17-18 सालों में 22,000 अरब रुपए आए हैं। इस साल सूबों को 8,700 अरब रुपए बटे हैं, सिंध को 2,400 अरब रुपए बटे। 2,400 अरब रुपए एक साल में, इतने पैसे हैं कि सुबह से लेकर रात तक खर्च करते रहे। आप जिस कामों की, जिस ज़माने की बात करते हैं, उस ज़माने में टोटल खर्चा 300 अरब रुपए हुआ है। तो शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आपने कहा ये ब्रिजेस बनते नहीं हैं, रोड बनती नहीं, खुद जाती है। अगर आप पहले ही चेक पर पूरे प्रोजेक्ट की रिश्वत ले लें तो ठेकेदार अपनी जेब से नहीं लगा, फिर उसकी फाइल एक्सटेंशन, उसकी जो है वो पैसे बढ़ाने के लिए फाइल। एग्जांपल देंगे, आज अगर आपकी नज़र में यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बन रहा और कैसे फ़ौरन बन सकता है? क्योंकि जब मेयर आके आप सवाल करें और मिनिस्टर से वो कहे कि भाई मैं उसका डिफाई नहीं कर सकता, वो खुद गलती मान रहे, क्यों नहीं बन रहा? शाहजेब साहब, जब आप उसको एक तो पहले प्लान ठीक ना करें, प्लान ठीक नहीं करने के बाद जब आप उसकी एस्केलेशन हुई, आपको पता है ना इस फाइल की, इसका मतलब यह है कि भाई जो आपने प्रोजेक्ट किया था और इसके अंदर की कहानी जो बादियो नज़र में क्या कहते हैं आप लोग, जो है वो उसको कि जो बताई जाती है मुबैना तौर पर, जो बात कहानी आती है बाद में, वो ये आती है कि भाई ठेकेदार से पहले ही चेक में उसकी रिश्वत ले ली गई। अब उसको ये वादा था कि भाई
वो साइन, अब उसके पैसे बढ़ाए जाएंगे उस प्रोजेक्ट के, जब जाकर वो काम शुरू करेगा। तो कैसे अपने उसके बाद वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ी है, अप्रूवल हुई है, उसके बाद जो है वो जाकर अब जो है वो कुछ हिलजुल शुरू हुई है। तो जब आप ये करेंगे, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जब आप बात कर रहे हैं, रात में DCO जो है वो रोड पर साइन करके 1 रुपये भी रिश्वत लिए बगैर देता था और साइन करता था। और इसलिए वो काम, आप जब किसी से आप पैसे ले लेंगे, जब आप कमीशन ले लेंगे, तो आप उस ठेकेदार को काम करने का नहीं कर सकते। ये खुली किताब की तरह है। ये आप चले ना कि कितने परसेंटेज जो है वो चल रही है सिंध में, क्या इस निज़ाम में रिश्वत नहीं चल रही? भाई रिश्वतों की वजह से काम नहीं हो रहे, करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे अगर ग्रीन लाइन मंसूबा वफाक का है, वो भी नहीं बन के दे रहा है शहर में। हमारे पास जो है वो ग्रीन लाइन, तो एक और ग्रीन लाइन के मंसूबे को भी जो है वो CM साहब ने एक तो लेटर लिख के रुकवाया है। नंबर 1 जो हमने जो 15 अरब रुपए के हम रोग आके काम लेकर आए थे वहाँ से वफाक से, उसको भी सूबे के वज़ीर आला ने लेटर लिखकर हमारे सारे MNAs के काम रुकवा दिए। उनके दारुल खिलाफा कराची में काम हो रहा है और उसी सूबे के वज़ीर आला ने लेटर लिखकर काम रुकवा दिए। अब इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे आप कि भाई नहीं, इनको क्यों दिए पैसे? ये काम यानी कि मैं बहुत सुनकर, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई हमें इनसे अब उम्मीद नहीं रह गई। ये अपनी मीटिंगों में अपने मसाइल के साथ साथ इनका एक एजेंडा ये होता है कि एमक्यूएम को के MNAs को तो कुछ पैसे नहीं मिल रहे, या कराची को कहीं और से तो कोई फंड नहीं मिल रहा। अब ये भी एक एजेंडा है, तो अब हम क्या करें? मतलब इस अगर क्या पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि कराची में पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, रोज़गार की तलाश में आते हैं, तो इस शहर को वफाक को ओन करना चाहिए और पैसे देने चाहिए। ज़ाहिर आगे से तनकीद ये आती है कि कोई और सूबा क्यों नहीं मांगता, कोई और सूबा ये क्यों नहीं कहता कि जी हमें अपने एक बड़े शहर को पानी देना है तो वफाक पैसे दे। मसला पैसे का है। अब K4 नहीं बन रहा, वो भी वफाक का मसला है या सूबे का मसला? जब आप ऐसे देखते हैं, क्योंकि आपके ज़माने में कंसीव हुआ था ये। देखें, K4 इसलिए नहीं बन रहा कि भाई K4 तो जो है जो वफाक का काम है वो किंजर लेक से हब रिजर्वायर तक पानी की लाइन लाना, लेकिन वो ये जो नीचे इंटरनल लाइनें डलनी हैं शहर के अंदर, जिसको आप जो है वो बड़ी मेन ट्रंक लाइनें जो कहते हैं, आप उसको ऑगमेंटेशन कहते हैं, वो ऑगमेंटेशन 70 अरब रुपए की तो जो है वो शहर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट ने डालनी लाइन, वो तो K4 का हिस्सा नहीं है। आप पानी K4 से जो हब रिजर्वायर तक ले आएंगे, आप वहाँ हब रिजर्वायर से क्लिफ्टन कैसे ले जाएंगे, बल्दिया टाउन कैसे ले जाएंगे, औरंगी कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए उसकी ऑगमेंटेशन होनी है। उस ऑगमेंटेशन, अब जाकर उस ऑगमेंटेशन को शुरू किया जा रहा है। तो भाई सड़कें बन रही हैं, फिर खुदेंगी, फिर लाइनें डलेंगी, तो ये सारा जो है वो विल नहीं है, सेंस नहीं है। जागना पड़ता था, अपने आगे की रिश्वत छोड़नी पड़ती थी, डरना पड़ता था रब से। रातों को मेरे ज़माने में भी बोल्डन मार्केट में 22 इमारतों में आग लगी थी एक टाइम पे। 4 रातों तक घर नहीं गया हूं मैं, खड़ा रहा हूं, मैनेज किया है हमने, उसको मैनेज करके 40 दिन से पहले उन बिल्डिंगों को रिहेबिलिटेट किया है। गवाह हैं, जाके पूछे ना, भेजे ना कैमरे। मैं नहीं कह रहा कि हादसा नहीं होने चाहिए, खुदा रहा क्या मेरे ज़माने में बच्चे गटर में मिलकर गिर मरते थे। चल एक हादसा हो गया, 2 हो गए, पे दर पे जो लाइन आप तस्वीरें दिखाते हैं, मैं तो नहीं, तड़प रही होती हैं माएँ अपने बच्चों। ये हमारी फेट रह गई है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हथियार उठा रहा हूँ, मैं रोड बंद कर रहा हूं, मैं हड़ताल कर रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को, वजीर आजम को, मुल्क चलाने वालों को आवाज लगा रहा हूं। मतलब फिर आप जब ये कहते हैं, आज आपका मुतालबा है कि इसको अब एक फेडरल सिटी बना दिया जाए, वो कैसे सॉल्यूशन है? आर्टिकल की इसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद के बनाए हुए आइन में एक है आर्टिकल 148 और 149, जिसमें ये इख्तियार दिया जा रहा है कि अगर सूबे, उसका मफहूम है कि अगर सूबे लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो तो वफाक इंटरवीन करे। और कराची एक बहुत पोटेंशियल, ये चीचा वतनी नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज हमारे ऊपर इस्तेमाल होंगे, ये पूरे मुल्क को पालता है, 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी। ये शहर ब्लीड कर रहा है, पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। इतने इंपॉर्टेंट शहर को होगा कैसे? फ्रेमवर्क क्या है आपके ज़हन में जब आप एक मुतालबा करते हैं? क्या फ्रेमवर्क? भाई आपने इस्लामाबाद एक टेरिटरी है ना, वहाँ पे सूबों का इख्तियार नहीं है।
आपने वफाक रखा हुआ है, आप इसको फेडरल फाइनेंशियल टेरिटरी डिक्लेयर करें ना, इसको यहाँ पे वफाक डायरेक्ट इंटरवीन करें ना। जिस तरह इस्लामाबाद है उस तरफ पाकिस्तान का दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल, वो आपका फेडरल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ये आपका फाइनेंशियल कैपिटल हो। जो एनएफसी से सिंध को हिस्सा मिलता है वो वफाक रखते हुए इसको दे, कराची को दे, बिल्कुल दे, उसको अपनी कंट्रोल में चलाए, जिस तरह जो है वो आप इस्लामाबाद चला रहे हैं, ताकि भाई हम उसकी अहमियत हो, हम उससे भाई इनसे नई बन रही ना बात, नई उम्मीद हो रही है। 18 साल बहुत होते हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पहले हम कोटा सिस्टम पे हमें 40 सालों तक अल्ताफ हुसैन ने पीछे लगाया, आज गजब खुदा का हमें अपने कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। जब हमारा 40% कोटा खत्म हो जाता है, 60%, ये 40% कोटे पे जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर एक नौकरी नहीं देते। पानी आपका शहर खरीद कर पी रहा है, सीवरेज आपके घर से बाहर जाता नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, गटर में बच्चे, दुनिया चांद पे जा रही है और मेरे शहर की न्यूज़ ये है कि गटर में बच्चा गिर गया, मां तड़प रही है। मतलब अगर सिर्फ पेपर वर्क पे कर दिया जाए बजट, आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये आसान होगा? ये एक बहुत मुश्किल अमल है कि वफाक कराची को चला रहा हो और उसके बाद मामला हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि देखिए जो इस शहर सूबे की डायनामिक्स हैं, हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम नए ऑप्शन की बात करें? हम तो हमेशा महकूम रहे, इसका मतलब है हमेशा मरते रहे। भाई मेरा कराची का तो कभी वजीर आला नहीं आएगा, इस कम्युनिटी से वजीर आला नहीं आएगा, तो इसका मतलब है जब तक ये पाकिस्तान है हमारा काम मरना रह जाए। फिर इसका मतलब है लोकल गवर्नमेंट, भाई इसीलिए दुनिया में 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि जहां पर माइनॉरिटीज रहती हैं उन माइनॉरिटीज को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी जाए। वो आपने जो है वो अपना कानून बना के उसको गायब कर दिया है, आप उसकी तरमीम होने नहीं देते। तो आप सूबे में आपका रोल है नहीं, आप गवर्नेंस कर नहीं रहे, लोकल गवर्नमेंट के आपकी तरमीम आप होने नहीं देते, तो मेरा काम सिर्फ मरना रह गया है। तो बता देना कि भाई पाकिस्तान में आपका काम मरना रह गया है, आप मरेंगे इस शहर में रहते हुए। बस बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल, आपने सुनी। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हमारे साथ वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब बोल रहे हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब ज़ाहिर है आप उन वज़रा में से हैं जो गलतियाँ कोताहियाँ तस्लीम करते हैं और उनकी बेहतरी की बात करते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। नाउ अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि MQM की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये इस सूबे का शहर कराची नहीं चल रहा है, आप लोग बिल्कुल नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए से अब फेडरल सिटी बनाया जाए, ये फाइनेंशियल कैपिटल है, इसका ये हाल नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें शाहज़ेब खानज़ादा साहब, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है और आपके प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जाता है, टाइम निकाल के लोग देखते हैं, और आप इन नोबडी लोगों की बातों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जिनका कौल और फेल, दीन और ईमान आप सबके सामने है। आज सीनियर मिनिस्टर शर्जील साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने दिखा दिया कि जब किसी ने इनको एडवाइज़र बनाया, नाजिम बनाया, तो तब तो उसको बाप बोलते थे, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। जब उसने हिसाब मांगने के लिए उल्टा ठांगा तो फिर उसके साथ चुप कर गए, और जब मौका मिला तो उसके ख़िलाफ़ आ गए। अभी भी जिनके साथ हैं उनके लिए क्या कुछ कहते थे और वो इनके लिए क्या कुछ कहते हैं, तो इसलिए इन पर तो बात करना जो है फजूल है। इशू पर आने से पहले ये आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग ये आप ठीक कह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की बड़ी तारीफ है, ये लोग किया करते थे, उन्हें अपना रहनुमा मानते थे, मगर उस ज़माने में पीपल्स पार्टी भी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखती थी। उन्हें अजरक पहनाना, 90 जरदारी साहब का जाना, लंदन में रहमान मलिक साहब का बार बार जाना, तो ये तो अब कराची की हिस्ट्री है। आज तो वो अगर कराची के किसी इशू की बात कर रहे हैं, गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, तो उस पर बात हो रही है कि क्या कराची को पीपल्स पार्टी नहीं चला पा रही है, कि अब ये मुतालबा सामने आ रहे हैं? जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जो बात आपने कही कि 90 पे अगर प्रेसिडेंट साहब गए तो कराची वालों के लिए, जो हमारे उर्दू बहन भाई हैं, उनके एहतराम में गए, उनके मैंडेट को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे गए, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो बेहतर और खुले दिल से जो है वो सियासत की है, बल्कि हमेशा हमारे साथ ही जो है वो मुनाफकत की साजिश हुई है। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए कि जब जरदारी साहब वहाँ गए थे तो पीपल्स पार्टी को न सूबे में हुकूमत में एक सीट की भी ज़रूरत थी MQM की, न फेडरल गवर्नमेंट में भी एक सीट की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट हमारी वैसे ही
बन रही थी, लेकिन एक अच्छा तासुर देने के लिए प्रेसिडेंट साहब वहां पे गए। नून लीग के साथ आपने हुकूमत बनाई थी, उसके बाद तो एमकेएम की जरूरत थी आपको, इसलिए तो वो बार-बार अल्ताफ हुसैन साहब नाराज होते थे और रहमान मलिक साहब जाते थे। देखें, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि जब शुरू वाली बात थी तब कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर उसके बाद एक अच्छी उसके लिए जाता है आदमी। दूसरी बात यह कि देखें, आज उन्होंने बड़ी बातें की, इधर उधर तुम इधर हम। वो जिसने अखबार में ख़बर लगाई थी उसने अपना बयान दिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको भेजता हूं, वो ज़रूर चलाएं, जिसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी जिस तरह का तासुर दिया गया। जी, अब्बास अतर साहब ये कह चुके हैं, या आप दुरुस्त कह रहे हैं, अब्बास अतर साहब ये बात कह चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा। अच्छा, फिर उन्होंने अल जुल्फ़कार की बात की, तो अल जुल्फ़कार वो है जिससे पीपल्स पार्टी ने कभी उसको नहीं अपनाया, बल्कि आपने देखा कि मुर्जा साहब को भी कभी पीपल्स पार्टी में जगह नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हमेशा बेहतरी की सियासत करती है। 27 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो इमोशनल थे, इमोशंस थे लोगों के, लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी नहीं दिया था कि ताकि सब लोग साथ चल सकें। तो हमने तो हमेशा बेहतरी की सियासत की है। ये जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर लाने की बात की जा रही है, क्या इस्लामाबाद से कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे? वहाँ से इतने 100 किलोमीटर से वहाँ से अगर यहाँ पे कोई गवर्नेंस की जाएगी कोई बेहतर होगी? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बातें और अपनी चीज़ें। मगर जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये कि कराची को कराची का हिस्सा नहीं मिलता, और सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब के हद तक नहीं, यूनुस ढाका साहब ने एक आर्टिकल लिखा 2010 से 2011 और 2024-25 के दरमियान जो तरक्याती फ़ंड थे सूबा सिंध के, उसमें 37% हिस्सा कराची का होना चाहिए, जिसके हिसाब से 1416 अरब रुपये मिलने चाहिए थे, मगर सिर्फ 472 अरब रुपये मिले, यानी 944 अरब रुपये कम। वो वफाक का भी बताते हैं कि वफाक की तरफ से कराची को 756 अरब मिलने चाहिए थे, लेकिन 340 अरब मिले, यानी 416 अरब रुपए कम। मगर सिंध हुकूमत ने 472 अरब रुपए दिए, हक था 1416 अरब रुपए का, तो वो जो हक है वो नहीं मिलता कराची को। देखिए, अभी हमारी बजट बुक्स भी, दीगर चीज़ें भी सब सामने हैं। हो सकता है कुछ सालों में ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से कराची के लिए सबसे ज़्यादा हमें अहमियत भी है, और हमारा ही है कराची। वहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसमें बेहतरी आएगी, आ रही है। बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कंप्लीट होने को हैं, अब शुरू होने को हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ही अच्छा होता, ये जो फिगर डागा साहब ने आपको दिए वो भी गलत है। मैं इस पर बैट भी लगाता हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगा। वफाकी वाली जो है 2013 से 18 तक जो PSDP बनता था, जिसमें खरबों के प्रोजेक्ट होते थे पूरे पाकिस्तान के लिए, दीगर सूबे भी हमारे हैं, लेकिन सिंध, और फिर जिसके लिए मगरमच्छ के आंसू आके सब बहाते हैं कि कराची जी ये 70% 60% उसमें सपोर्ट करता है मुआशी तौर पर, तो पूरी सिंध के लिए 2 से 3% स्कीमें थी वहाँ पे जो एलोकेशन रखी जाती थी, ऑन रिकॉर्ड है। फिर 18 से आगे खान साहब आए तो उन्होंने तो कहा कि भाई सिंध हमारा ही नहीं है, सिर्फ ऐलान कर दिया 100 बिलियन का, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। तो क्या एक ग्रीन लाइन बना देना या दूसरी हुकूमत में कुछ नाले साफ कर देना जो NDMA के फंड थे जहां पड़े हुए थे, तो ये बहुत है। काश आपने 2013 से 2018 नून लीग की, मगर शाह साहब आपने 2013 से 2018 नून लीग की और फिर PTI की बात की 2018 के बाद। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की सिंध में भी और मरकज में भी हुकूमत थी। एक ग्रीन लाइन बना देते, उन्होंने पंजाब में ऑरेंज लाइन बना दी, इतनी सारी मेट्रोज बना दी, शहर शहर में सेफ सिटी लगा दिए। अब वो अगर पिंडी में पानी नहीं आ रहा तो कह रहे हैं कि टैंकर माफिया ना पनपे, इसलिए हम फ्री डिलीवरी करेंगे। कराची में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। जी, मैं आपको अर्ज करूं कि 2008 से 13 में मुस्तफ़ा कमाल साहब का ही एक क्लिप है, मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची को और एज अ मेयर, मतलब जो नाजिम थे, सबसे ज़्यादा पैसे दिए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए। वो जो 1 साल तक ही ये नाजिम रहे थे, या 1.5 साल था जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो 2008 और 13 में भी प्रोजेक्ट आए जो हम पर एक इल्ज़ाम लगता है कि जी आपने क्या किया, मोटरवे नहीं बनाया। तो आप वो भी रिकॉर्ड पे है कि खुर्शीद शाह साहब ने मोटरवे के लिए पूरी स्कीम दी थी जिसको नहीं बनने दिया गया। तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ठीक है कुछ कोताहियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन जिस तरह की मंजरकशी की गई ऐसा नहीं है। हमें कराची सबसे ज़्यादा अहम है। काश मुस्तफ़ा साहब ये बात वफाक वहाँ पे असेंबली में उठाते
कि वफाक क्यों नहीं शेयर देता कराची को, वो अहमियत क्यों नहीं मिली 2013 से 18 में, 2018 से आगे ऑनवर्ड क्यों नहीं यहाँ पे फंड दिए गए। हम अपनी कोताही मांगते कोई हैं, और हम बरी शहर, ज़ुबान नहीं है इस ये बात कोई से। और सूबा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, वो ये गिला सबसे ज़्यादा कराची के लिए क्यों आता है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी वफाक कुछ ना कुछ करे। वहाँ मेट्रो बन रही है, नहीं मांग रहे वफाक से पैसे, वहाँ पे पानी का मसला नहीं हो रहा, वहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। आप अगर पानी हो कराची का, आप कहते हैं सूबा है, वफाक आए। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, आप फिर कहते हैं वफाक आए। कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कराची के लोगों में इस वक्त जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो नहीं है, सेफ सिटी नहीं है, हर चीज़ के लिए वफाक आए। इतना सारे अगर पैसे NFC के तहत सिंध को मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं खर्च होते? देखिए, यही एक मिसपरसेप्शन है कि 18वीं तरमीम जी NFC के बाद ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपने अभी चीज़ें गिनवाई, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड का एक हिस्सा है कि इन्हीं सूबों में जहाँ की आप जिक्र कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ पे दीगर बहुत बड़ा जो उनका काम है वो वफाक के फंड्स के साथ हुआ। तो जाहिर है जब फंड्स बचेंगे तो वो ये 2-3 चीज़ें जो आपने गिनवाई हैं ये ज़रूर वहाँ पे होंगी, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो वफाक से हुए जो PSDP में मौजूद हैं। उसके अलावा एक और चीज़ पे भी आप आ जाएं, NHA हमारे यहाँ तो जो हमारे हाईवेज़ हैं उनको भी प्रॉपर नहीं बनाते। दीगर हमारे सूबे, वो मेरे सूबे हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं, लेकिन ये हम बात क्यों करते हैं कि कराची के लिए वफाक अपने फंड से ज़्यादा दे, क्योंकि कराची मुल्क की मुआशी उसमें हब है। और जब हम देखते हैं कि वही PSDP में, वही NHA में दीगर जगहों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कीमें आती हैं, सिंध के लिए नहीं आती, कराची के लिए नहीं आती, तो अगर हम बोलते हैं तो शाह साहब फिर 1-1.5 साल 2 साल 3 साल बाद तो बोलें 3-4 साल बाद भी, या फिर आपका ये टेन्योर जब एंड हो रहा होगा, आप अगले इलेक्शन के लिए जा रहे होंगे, जब हम बात करेंगे तो आप यही कह रहे होंगे कि वफाक से पैसे नहीं आते, या आप ये बता रहे होंगे कि देखें कराची को हमने एक बेहतर शहर बना दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ज़ाहिर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, और अगर उन्हें बनना है तो पंजाब के साथ, दीगर सूबों के साथ कंपैरिजन तो होगा, और कंपैरिजन ज़ाहिर मेट्रोपॉलिटन शहर का होगा। तो जब तक कराची को आप अच्छा बनाएंगे नहीं, वो दीगर सूबों में जाके क्या सेल करेंगे कि मैंने ये डिलीवर किया है और मैं आपका सूबा ऐसा कर दूंगा, लाहौर ऐसा कर दूंगा, पेशावर ऐसा कर दूंगा, कोयटा ऐसा कर दूंगा। तो कराची, हम यही कह रहे होंगे, जब आपसे बात कर रहे होंगे आप यही कह रहे होंगे कि वफाक ने नहीं किया, या डिलीवर करेंगे आप? ये बात आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान की अवाम के सामने और ख़ास तौर पर अपने कराची की भाई बहनों के सामने कि चेयरमैन बिलावल साहब की खुसूसी हिदायत पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब और हम सब जो हैं यहाँ पे बहुत बेहतरी की ला रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे मुकम्मल हुए हैं, कुछ मुकम्मल होने को हैं और बहुत से शुरू होने को हैं। तो हम बेहतरी लाएंगे, और जो आप 2 साल या 3 साल की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा, हम ये गिला हमारा ज़रूर बनता है कि वफाक को हमें सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे डिलीवर नहीं करेंगे। हम आपको ये सारा कुछ बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और दीगर इश्यूज़ भी जो हैं कराची के, वो बहुत बेहतर नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को मुसलसल ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पेश किया है, और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सदर ट्रंप ने कई बार दुनिया भर में 8 जंगें ख़त्म कराने का क्रेडिट भी ले लिया है, जिनमें मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली मुख्तसर जंग भी शामिल है। और इसी बुनियाद पर सदर ट्रंप बार बार अपने आप को नोबेल अमन इनाम का हकदार भी करार देते रहे हैं, और ये इनाम ना मिलने पर ट्रंप ने नोबेल कमेटी और नॉर्वे की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है। ऐसे में अब सदर ट्रंप ने ग्लोबल पीस मेकर के अपने किरदार को अगले मरहले पर ले जाते हुए एक नया आलमी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम कर दिया है, और उसके बानी अराकीन में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की और इंडोनेशिया समेत तकरीबन 20 ममालिक शामिल हैं। आज स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साइडलाइंस पर इस बोर्ड के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब के दौरान सदर ट्रंप और कोसोवो की सदर के साथ बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत किए। इससे पहले सदर ट्रंप ने आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि ये बोर्ड तारीख के सबसे ज़्यादा असर रखने वाले इदारों में से एक बनने की सलाहियत रखता है, और तकरीबन हर मुल्क इसका हिस्सा बनना चाहता है। और मैं
कि जब हम गजा में कामयाब हो जाएंगे तो हम इस कामयाबी को दूसरे मामलात तक भी फैला सकते हैं। We have 59 countries that are involved in peace in the Middle East, many of them not in the Middle East, they're near the Middle East. As part of this historic record of major peace initiative, today we're announcing more details regarding the Board of Peace. This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created, and it's my enormous honor to serve as its chairman. I was very honored when they asked me to do it, and every country, just about every country, wants to be a part of it. Last October, we released a plan for the permanent end to the conflict in Gaza, and I'm pleased to say that we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. सदर ट्रंप के मुताबिक दुनिया का तकरीबन हर मुल्क उनके बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहता है, ताहम हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। हालांकि खुद ट्रंप के बड़े यूरोपीय इत्तेहादी और दुनिया की बड़ी ताकतें ट्रंप की दावत के बावजूद फिलहाल इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनी है और अमेरिका के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान रूस, चीन और बरतानिया ने ताहाल इस बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया, जबकि फ्रांस ने तो इस मंसूबे में शमूलियत की पेशकश को ही मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका ने तकरीबन 60 ममालिक को दावतनामे भेजे थे, लेकिन इब्तिदाई तकरीब में सिर्फ तकरीबन 20 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। यहाँ तक कि अमेरिका का अहम इत्तेहादी इसराइल, जो इब्तिदाई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस बोर्ड में शामिल होने पर गया था, उसका भी कोई नुमाइंदा आज की तकरीब में मौजूद नहीं था। इस हवाले से बैनुल अक़वामी ख़बररसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने बोर्ड ऑफ पीस का आगाज़ कर दिया है, जो इब्तिदा में गजा की नाजुक जंगबंदी को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। इस बोर्ड के चेयरमैन सदर ट्रंप ने दर्जनों आलमी रहनुमाओं को शामिल होने की दावत दी है। ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि ये बोर्ड गजा की कमज़ोर जंगबंदी से आगे बढ़कर दीगर आलमी मसाइल से भी निपटे, जिससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि ये आलमी सिफारतकारी और तनाज़ात के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को कमज़ोर कर सकता है, जहाँ तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे मशरिक़ वुस्ता के इलाकाई ममालिक और इंडोनेशिया जैसे बड़े उभरते हुए ममालिक इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। वहीं आलमी ताकतें और अमेरिका के रिवायती मगरबी इत्तेहादी इस हवाले से ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं। रॉयटर्स ने मज़ीद लिखा है कि हमारे नुमाइंदों को डेवोस में होने वाली चार्टर साइनिंग तकरीब में बड़ी आलमी ताकतों समेत इसराइल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया, जबकि अमेरिका के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के किसी और मुस्तकिल रुकन ने भी अभी तक इसमें शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। रूस ने बुध की रात कहा कि वो इस तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। ये बयान उस वक्त आया जब ट्रंप ने कह दिया था कि रूसी सदर पुतिन इस बोर्ड में शामिल होंगे। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा है कि रूस अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए देने को तैयार है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के तीसरे रुकन फ्रांस ने इस बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और चौथे रुकन बरतानिया का कहना है कि वो फिलहाल इस मंसूबे में शामिल नहीं हो रहा और पांचवें रुकन चीन ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो इस बोर्ड में शामिल होगा या नहीं। इसके अलावा अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक के हवाले से लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप को अपने बोर्ड ऑफ पीस के लिए मगरबी इत्तेहादियों को मुतवज्जे करने में मुश्किल का सामना है। ट्रंप ने दर्जनों ममालिक को इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है, जिसका मकसद आलमी तनाज़ात हल करना है, लेकिन इस बोर्ड के इख्तियारात ने कई अमरीकी इत्तेहादियों को परेशान कर दिया है। ये बोर्ड, जिसकी सदारत गैर मुय्यना मुद्दत तक खुद सदर ट्रंप करेंगे, इब्तिदा में एक महदूद इदारे के तौर पर सोचा गया था, जिसका काम गजा की तामीर नौ की निगरानी करना था, लेकिन बाद में इसका मकसद पूरी दुनिया के तनाज़ात से निमटना बना दिया गया है और दावतनामों के साथ भेजे गए चार्टर में गजा का जिक्र तक नहीं है। अमेरिका के मुखालिफ ममालिक रूस और चीन भी उन ममालिक में शामिल हैं जिन्हें इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी गई है, जहां $1 अरब के बदले मुस्तकिल निशिस्त की पेशकश की गई है। यूरोपीय इत्तेहादियों, तेल से मालामाल खलीजी ममालिक, साबिक सोवियत रियासतों और हता के मसीहियों की आला मजहबी शख्सियत पोप को भी इस बोर्ड में शामिल होने की पेशकश की गई है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरैन, पाकिस्तान, तुर्की, हंगरी, मराकश, कोसोवो और अर्जेंटीना ने ट्रंप की दावत कबूल कर ली है। इसी तरह वस्ती एशिया के ममालिक काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी बोर्ड में शामिल होने की पेशकश कबूल कर ली है, जबकि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी इस बोर्ड में शामिल हो गए हैं। हालांकि वो गजा की एग्जीक्यूटिव कमेटी में तुर्क और कतरी हुक्काम की शमूलियत पर नाराज़ हैं और उनके खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत का गिरफ्तारी का वारंट भी मौजूद है। आर्मीनिया
और आज़रबाईजान ने भी इस बोर्ड पर इत्तफाक कर लिया है। रूसी सदर पुतिन के करीबी इत्तेहादी और बेलारूस के रहनुमा अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें अक्सर यूरोप का आखिरी डिक्टेटर कहा जाता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप ने CNN को बताया कि इस बोर्ड में कुछ मुतनाज़ लोग भी शामिल होंगे और उनका इशारा अपने इस दावे की तरफ था कि रूसी सदर पुतिन ने भी बोर्ड में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, मगर रूसी सदर ने अभी तक इस फैसले की तस्दीक नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की मुमकिना शमूलियत ने इस बात पर तशवीश पैदा कर दी है कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त जंग लड़ रहा है अमन कायम करने की कोशिश में कैसे शामिल हो सकता है। इसके अलावा कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, जो ट्रंप पर रूल्स पर मबनी आलमी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने और सख्त टैरिफ लगाने की वजह से तनकीद करते रहे हैं, वो शराइत के साथ इस बोर्ड में शामिल होने का इरादा रखते हैं। जबकि कुछ ममालिक ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने या ना होने का कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया, जबकि कुछ ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। फ्रांस और नॉर्वे ने जुज़वी तौर पर इस वजह से इनकार कर दिया है कि उन्हें इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर कैसे काम करेगा। चीन ने तस्दीक की है, उसे दावत दी गई थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो शामिल होगा या नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ किसी भी काउंसिल में इकट्ठे होना मुश्किल है और मसला यह है कि रूस हमारा दुश्मन है और बेलारूस उसका इत्तेहादी है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इसमें शामिल होने से आईनी मसाइल पैदा हो सकते हैं और वो तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। और आज इन ममालिक के रहनुमाओं या किसी नुमाइंदे ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब में शिरकत नहीं की। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस से मुताल्लिक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मगर फिलहाल वो किसी बड़ी आलमी ताकत को इसमें शमूलियत पर राज़ी नहीं कर पाए हैं। जबकि जो ममालिक इसमें शामिल हुए हैं उनसे मुताल्लिक भी ये खबर सामने आ रही है कि उनके पास शामिल होने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। इस हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस कुछ ममालिक के हुक्काम के लिए अचानक और हैरानकुन साबित हुआ है। कई ममालिक के हुक्काम ने कहा कि उन्होंने इसलिए शामिल होना बेहतर समझा कि कहीं उन्हें अमरीकी सदर ट्रंप की नाराज़ी मोल ना लेनी पड़ जाए। रॉयटर्स ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान 16 आलमी रहनुमाओं से उनकी राय जानी, जिनमें अरब ममालिक, लातीनी अमरीकी ममालिक और यूरोप के सियासतदान और नुमाइंदे शामिल थे और ज़्यादातर का रद्द-ए-अमल तकरीबन एक जैसा ही था। मुख्तलिफ खित्तों के हुक्काम ने बताया कि ट्रंप के मुजव्वज़ा बोर्ड में शामिल होना एक आज़ाद इंतखाब से ज़्यादा मजबूरी लग रहा था, क्योंकि आलमी हुकूमतें शामिल ना होने के ख़तरात और शामिल होने की गैर यकीनी सूरत हाल का मवाजना कर रही थी। एक मगरबी नुमाइंदे ने वेनेज़ुएला के सदर के अगवा और ईरान में मुदाखलत समेत ट्रंप से जुड़े कई आलमी तनाज़ात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमरीकी मुतालबात के खिलाफ जाना कितना मुश्किल हो सकता है। एक अरब ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप को ना कौन कह सकता है। कुछ यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा कि वो बोर्ड के चार्टर की बात शिकों पर बेचैनी महसूस कर रहे हैं, खास तौर पर वो शिकें जिनसे फैसला साजी का इख्तियार ट्रंप के हाथ में दिखाई देता है। एक यूरोपीय सिफारतकार ने कहा कि अगरचे यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक आपस में मुशावरत करेंगे, लेकिन हतमी फैसला हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखते हुए खुद करेगा। यूरोपीय सिफारतकार का मजीद कहना था कि ट्रंप का ये मंसूबा अभी तक बहुत से सवालात से भरा हुआ है, जिनमें इस बोर्ड के हेड ऑफिस का मकाम और इसकी कानूनी हैसियत भी शामिल हैं। इस अमल को ब्यूरोक्रेसी में उलझा हुआ एक डरावना ख्वाब करार देते हुए एक सिफारतकार ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन को हटाने के लिए चार्टर में बनाए गए सख्त रूल से ऐसा लगता है कि जैसे ये रूल्स ट्रंप को ताहयात इस ओहदे पर रखने के लिए बनाए गए हों, यानी चेयरमैन सिर्फ अपनी मर्जी से इस्तीफा दे सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुत्तफ़िका राय से नाअहली की बुनियाद पर उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा इस तकरीब के दौरान सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस मंसूबे के तहत कायम नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के सरबराह अली शॉस ने वीडियो के जरिए खिताब किया। इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग अगले हफ्ते दोनों तरफ से खोल दी जाएगी। ये अहम ऐलान ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब इसराइल से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इसराइल और अमेरिका रफा क्रॉसिंग को दोबारा ना खोलने पर गौर कर रहे हैं क्योंकि गजा में आखिरी इसराइली अर्गमाली की बाक़ियात ताहाल इसराइली हुकाम के हवाले नहीं की गई हैं। वाज़ेह रहे कि रफा क्रॉसिंग वो वाहिद ज़मीनी रास्ता है जो गजा को मिस्र के जरिए बराह रास्त बाकी दुनिया से जोड़ता है। ताहम 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले और फिर गजा में शुरू होने वाली इसराइली जारियत के बाद इसराइल ने मई 2024 में इस क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया था और उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। याद रहे कि रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता साल अक्टूबर में की गई जंगबंदी के पहले मरहले की शराइत में शामिल था। इसके अलावा डेवोस में कल सदर ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ होने वाली एक मुफीद मुलाकात की बुनियाद पर हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। अगर ये हल हतमी शक्ल इख्तियार कर ले तो ये अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक के लिए बहुत मुफीद होगा। इस समझौते की बुनियाद पर मैं
वो टैरिफ्स नाफिज नहीं करूंगा जो 1 फरवरी से नाफिज होने वाले थे। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक गोल्डन डोम के हवाले से मजीद बातचीत जारी है। बातचीत के दौरान मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ज़रूरत के मुताबिक दीगर अफराद मुज़ाकरात के जिम्मेदार होंगे और वो बराह रास्त मुझे रिपोर्ट करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग में अक्सरियत से यह फैसला किया गया था कि बांग्लादेश के मैचेस भारत से मुंतकिल नहीं किए जाएंगे और अगर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत नहीं गई तो किसी और टीम को बांग्लादेश के मुतबादिल के तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा। और खबरों के मुताबिक ये मुतबादिल टीम स्कॉटलैंड हो सकती है। इस हवाले से जवाब देने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आज तक की मोहलत दी गई थी और आज तवील मुशावरत के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और मुशीर खेल ने ऐलान कर दिया है कि टीम को भारत न भेजने के फैसले को तब्दील नहीं करेंगे और आईसीसी को इस मौक़िफ़ से आगाह कर दिया जाएगा। यानी बांग्लादेश 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 बॉयकॉट करने जा रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से भी आज ऐसी खबर सामने आई। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत का फैसला आने से पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान है। गालिब इम्कान यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। वाज़ेह रहे कि पीसीबी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए आईसीसी और बोर्ड अरकान को ख़त भी भेजा गया था, मगर आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी वाज़ेह कर दिया है कि भारत न जाने का फैसला तब्दील नहीं होगा। लिहाजा अब सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुमकिन बॉयकॉट की यह खबर कुछ दिन पहले भी गर्दिश कर रही थी। ताहम पीसीबी की जानिब से किसी भी तरह की तरदीद, तस्दीक या वजाहत नहीं की गई। पाकिस्तान पहले ही अपने मैचेस भारत में नहीं खेलेगा क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया तो पाकिस्तान ने भी अपनी बात मनवाई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भारत और बांग्लादेश के तनाज़े में ये इंतहाई कदम उठाना चाहिए या वर्ल्ड कप में शिरकत करनी चाहिए। अपने शायकीन को क्यों मैचेस से चाहिए या अपनी टीम को क्यों बॉयकॉट की नज़र करना चाहिए। आईसीसी की एक दिन की मोहलत के बाद आज ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वर्ल्ड कप स्क्वाड की मुशीर खेल आसिफ नजरुल से मुशावरती मीटिंग हुई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदों ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भारत का सफर ना करने के फैसले की वजूहत से आगाह किया और आइंदा की मुमकिन हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने वाज़ेह किया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं मगर आईसीसी ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। ये हमारी हुकूमत का फैसला है कि वर्ल्ड कप खेलने टीम भारत नहीं जाएगी। हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू श्रीलंका होना चाहिए। हमें अब भी उम्मीद है कि आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर देगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने मीडिया को बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर एक तजवीज़ के साथ दोबारा आईसीसी के पास जाएंगे जिसमें हाइब्रिड इंतजाम के तहत श्रीलंका में मैचेस खेलने की बात होगी। उन्होंने तस्दीक की कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी के लिए 24 घंटों की मोहलत दी थी। ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक आलमी गवर्निंग बॉडी की जानिब से इस नौइयत का अल्टीमेटम देना मुनासिब है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने खबरदार किया कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मतलब यह होगा कि आईसीसी तकरीबन 20 करोड़ नाजरीन से महरूम हो जाएगा जो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कल आईसीसी बोर्ड मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि आईसीसी के इजलास में होने वाली कुछ डिस्कशन हैरानकुन थी। अहम बात यह है कि कल आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में 15 बोर्ड अरकान में से सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ के हक में वोट दिया था। आईसीसी के तर्जुमान की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया जिसके मुताबिक बांग्लादेशी टीम की सलामती को हकीकी तौर पर मुतासिर करने वाली किसी आज़ाद सिक्योरिटी रिपोर्ट की अदम मौजूदगी में आईसीसी उनके मैचेस को भारत से मुंतकिल करने से कासिर है। ऐसा करने से दीगर टीम्स और शायकीन के लिए बड़े इंतजामी और शेड्यूलिंग मसाइल पैदा होंगे और इससे दूररस मुश्किलात भी जन्म लेंगी और ये एक मिसाल भी बनेगी जो आईसीसी की गवर्नेंस की गैर जानिबदारी, शफाफियत और साख को नुकसान पहुँचा सकती है। आईसीसी गैर जानिबदार होने का दावा कर रहा है मगर आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का हवाला दिया जिसमें आईसीसी ने भारत के पाकिस्तान से बाहर खेलने के मुतालबे को तस्लीम किया था। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि आईसीसी ने हमें 1996 और 2003 के वाक़यात के बारे में बताने की कोशिश की लेकिन हमने इसी नौइयत के मामले में आईसीसी के हालिया इक़दामात की निशानदही की। गुज़िश्ता फरवरी में एक मुल्क ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे मुल्क का सफ़र करने से इनकार कर दिया था तो आईसीसी ने उनके लिए गैर जानिबदार मकाम का इंतज़ाम किया था। उस टीम ने अपने तमाम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस उसी गैर जानिबदार मकाम पर खेले थे। उन्होंने एक ही ग्राउंड में खेला, एक ही होटल में क़याम किया। ये एक प्रिविलेज था
इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है जो आईसीसी की का दोगलापन है वो तो आया हो रहा है और बार बार आया होता आया है, मगर पाकिस्तान ने जाहिर है सपोर्ट किया, बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर सपोर्ट किया, मगर क्या इस हद तक जाना चाहिए कि पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे, या पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए? पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। जी, पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं हुआ कि हालात ने ऐसे नहीं थे। पहले जो शेख हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की तरफ टिल्ट थी। आपको पता ही होगा 2024 में उनको हटाया गया, तो एक्साइल के जिंदगी जो गुजार रही है वो इंडिया ही में, और उसके बाद जितने भी वीजा थे उसको सस्पेंशन हुई बांग्लादेश में और इंडिया में। तो ये ज्यादातर पॉलिटिकल ज्यादा है। दिल्ली और ढाका की लड़ाई में बहुत सारी चीजें तबाह हो रही हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ ढाका में और फिर कलकत्ता में KKR ने खिलाने से इनकार कर दिया। और इसको और भी जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए शाहजेब साहब के अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में, अगर तो बांग्लादेश चला जाता है तो बहुत बड़ा डेंट उनके पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर देखते हैं वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है अब मार्च अप्रैल में ही है, और ये हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। और पाकिस्तान का स्टांस भी चेंज हुआ है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश का भी चेंज हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की सपोर्ट बहुत ज्यादा बनती है। पाकिस्तान के साथ किसी ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पाकिस्तान ने किया भी है, करना भी चाहिए। जो दोगलापन है आईसीसी का उस पर आवाज भी उठानी चाहिए, उठाई भी है, मगर क्या बॉयकॉट की हद तक जाना चाहिए? क्योंकि पीसीबी खामोश है इस वक्त। एक ही दफा देखें, अभी जो जराए के मुताबिक सोहेल इमरान साहब ने भी खबर दी है, इसमें कोई ना कहीं हकीकत होगी, बात जरूर ही होगी, हाई लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे हुई होगी, क्योंकि पीसीबी अपना डिसीजन तो नहीं कर सकता ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। देखिए बहुत हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो 2023 की हो, 2025 की हो, या वर्ल्ड कप हो जाए, पाकिस्तान इंडिया जाएगा या इंडिया पाकिस्तान आएगा न्यूट्रल वेन्यूज पे, ये बहुत हो गया। अब जो बांग्लादेश के साथ हुआ सरासर ज्यादती है। 15 में से 13 कंट्रीज ने वोट नहीं दिया, सबकी अपने अपने मफाद है उसके अंदर। लेकिन जो बात सिक्योरिटी की है, कंसर्न वो है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश ने जो अपने मुश्किलात, अपने वसाइल को देखते हुए बहुत बड़ा डिसीजन किया है कि हम नहीं जा रहे। अगर वो नहीं जा रहे और पाकिस्तान बीच में सपोर्ट करता है, ये पॉलिटिकल हो जाता है। और ये साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। विद इन 2-3 मंथ अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो ये वर्ल्ड कप बिल्कुल फारिग हो जाएगा। इसके देखे पहले 3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2.2 बिलियन का रह गया। अगर 25 करोड़ 20 करोड़ अगर बांग्लादेश, 25 करोड़ पाकिस्तान, ये अगर महरूम हो जाएंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे ब्रॉडकास्टिंग के। तो ये फाइनेंशियल नुकसान होगा, मिलियन की भी नहीं, फाइनेंशियल नुकसान होगा आईसीसी के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी। मगर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा, इंग्लैंड खेल रहा होगा, न्यूजीलैंड खेल रहा होगा, साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा, भारत खेल रहा होगा, तो सूरत में वर्ल्ड कप तो हो रहा होगा। हम क्या अपने नाजरीन को महरूम कर दें एक वर्ल्ड कप से? देखिए आखिरी हद तक जाना चाहिए, उसमें यही होना चाहिए, खेलना है। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में पाकिस्तान इंडिया की वजह से वर्ल्ड कप में इतने फाइनेंशियल फवाइद आ रहे हैं तो पाकिस्तान एक दफा झटका दे सकता है। पाकिस्तान इस जगह मौजूद है कि वो पूरे वर्ल्ड कप को पूरे इसको हिला के रख सकता है। ये न्यूज अभी बनी है, ये ग्लोबल न्यूज है बांग्लादेश वाली। जब पाकिस्तान की अगर रिफ्यूज करता है, अगर आखिरी हद तक जाके रिफ्यूज करता है, आप सोचें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड की कितनी बड़ी एक न्यूज होगी, जो कि इंडस्ट्री को, पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री को और पॉलिटिकल उसको हिला के रख देगी। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।